जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी ये क्लास यूपीएसआई की मूल विधि प्लस भारतीय संविधान की क्लास होती है, जिसमें हमने 26 क्लास कंप्लीट करवा दिया है। ये आज की आपकी 27 नंबर की क्लास होगी, यानी कि 27वीं क्लास होगी। इसमें आपके मोस्ट 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपके 25 मूल विधि के और 25 क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान के होते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संघीय अपराधों के किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदान है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा के अंतर्गत जो है संघीय अपराधों के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, धारा 151 यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 170 में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है। अगर आपसे दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पूछता है तो धारा 191 और नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत पूछता है तो एक धारा 170, इन दोनों में प्रावधान एक ही दिया है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, किसी का भी पूछे तो आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट निम्न में से क्या सिद्ध करता है। तो बताइए दोस्तों, डीएनए टेस्ट जो है किसी भी अन्वेषण में क्या सिद्ध करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान को जो है सिद्ध करता है डीएनए टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, झूठ को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ब्रेन मैपिंग टेस्ट, दूसरा है पॉलीग्राफ टेस्ट, तीसरा है नॉर्वे टेस्ट और लास्ट है उपर्युक्त सभी। तो इन सभी के द्वारा जो है झूठ को पकड़ने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और नॉर्वे टेस्ट। ये तीनों को जो है प्रयोग किया जाता है झूठ को पकड़ने के लिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है। तो बताइए दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा कितनी दे सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से अधिक नहीं दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 की पहले के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है 7 वर्ष तक के कारावास के दंड की सजा दे सकते हैं, तथा यह बीएनएसएस की धारा 23 के पहले के समान है। कहने का मतलब, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के ए में प्रावधान है, वही जो है बीएनएसएस की धारा 23 के पहले में जो है वही प्रावधान दिया गया है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। आपसे दंड प्रक्रिया संहिता का पूछे तो धारा 29 के पहले में, अगर बीएनएसएस में पूछे तो धारा 23 के पहले में इसका जो है मजिस्ट्रेट कारावास के दंड का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, संक्षिप्त विचारण में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है। तो बताइए दोस्तों, संक्षिप्त विचारण में जो है अधिकतम कारावास की कितनी सजा दी जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम 3 माह से अधिक नहीं दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, निम्न में से प्रायिकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है। तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा जो है प्रायिकता का निर्धारण संभव है। तो राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए के जांच के द्वारा जो है प्रायिकता का निर्धारण अब संभव है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा
DNA जांच में जो है इसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अंतर्गत अपराध का निवारण कौन करता है? तो बताइए दोस्तों, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अंतर्गत अपराध का निवारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का जो होता है उसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्न में से वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन का चयन करिए। तो इनमें से बताइए जो वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए कथन है उसका आपको सही कथन का चयन करना है। तो पहला कह रहा है सत्य और निश्चित, दूसरा है सुविधाजनक, तीसरा है मानवीय और चौथा है खोज। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य और निश्चित, यही जो है वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, निम्न में से दहेज लेना एवं देने किस विधि के अंतर्गत अपराध माना जाता है? तो ये जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत जो है अपराध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 2011 में ये पूछा जा चुका है। और बता दें इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, कौन से दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आरोपी को 5 वर्ष का कारावास या 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। जो व्यक्ति दहेज लेने व देते समय पकड़ा जाएगा उसे 15,000 रुपये का जुर्माना या 5 वर्ष का कारावास या दोनों हो सकते हैं। ये आपके दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 जो है कहती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य निम्न में से है। तो बताइए दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना, दूसरा है दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना, तीसरा कह रहा है ए एवं बी दोनों, चौथा कह रहा है दहेज लेने और देने के लिए विधि बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना और दहेज देने पर भी प्रतिबंध लगाना। ये दोनों कार्य जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, किस धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम के दहेज को परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 में जो है दहेज को परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्न में से दहेज लेना या देने का समझौता खाली जगह होता है। तो बताइए दोस्तों, दहेज लेने और देने के समझौता जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है अमान्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अंतर्गत दहेज लेना या देने का करार शून्य या अमान्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसे जो है शून्य भी कहा जाता है या अमान्य भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, निम्नलिखित में से दहेज में शामिल नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से दहेज को कौन शामिल नहीं है? तो बता दें दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में जो है दहेज को परिभाषित किया गया है और उसमें जो है उन व्यक्तियों के संबंध के विषय में प्रावधान दिए हैं जिन्हें मुस्लिम स्वयं विधि में लागू होते हैं। यानी कि हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के बारे में जो है स्वयं मतलब नियम दिए गए हैं, परंतु जो है इसमें मुस्लिम धर्म के मेहर को जो है शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के जो है धारा 2 में जो है इसको परिभाषित किया गया है, लेकिन मुस्लिम समाज के मेहर को इसमें परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो तब किसे अंतरित होगी? तो बताइए दोस्तों, किसी भी स्त्री की जो है मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो जाती है तो उसके द्वारा जो संपत्ति होती है वो किसको दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा
माता पिता को या यदि संतान है तो उसे, यानी कि इन दोनों को जो है दी जाती है उस महिला की संपत्ति। तो राइट आंसर बनेगा ए व बी, दोनों के दोनों। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्न में से किस में मूल्यवान का अर्थ दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, मूल्यवान का अर्थ किस में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में जो है मूल्यवान के अर्थ को परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो कि अब आपके सिलेबस से बाहर है, यानी कि इसमें जो है काफ़ी कुछ चेंज कर दिया गया है आईपीसी वगैरह में धाराओं को जो है। क्वेश्चन से, दहेज प्रतिषेध अधिनियम निम्न में से किस तिथि को अधिनियमित हुआ है? तो ये जो है 20 मई 1961 को जो है अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कब दोस्तों? 20 मई 1961 को। अगला जो क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा में दहेज लेने या देने का दंड का प्रावधान दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा में दहेज लेना या देना अपराध माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 3 में जो है इसको अपराध माना गया है। क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेने या देने का करार खाली जगह एक है, तो इसे क्या कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि इसको शून्य करार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। शून्य करार या अमान्य कहा जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों याद रखिएगा। ये आपका 2021 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? तो बताइए दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का जो है संज्ञान किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है इसका संज्ञान किया जाता है। और बता दें, इससे संबंधित प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 में जो है दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, दहेज अपराध की विवेचना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो बताइए दोस्तों, दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसे जो है वर्ष 2013 में जो है अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इस अधिनियम को 22 अप्रैल 2013 को अधिनियमित किया गया था। इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में है तथा इसे प्रवर्तन 9 दिसंबर 1913 को जो है किया गया था। तो याद रखिएगा, कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1913 में इसे प्रवर्तित किया गया था और इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में है। ठीक है, और इसे अधिनियमित जो है 22 अप्रैल 2013 को किया गया था। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज लेने देने के लिए किए गए करार को वैधानिक नवैया जो है निम्न में से क्या होगी? तो इसकी जो है नवैया दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा के 5 के अवलोक में जो है शून्य मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला है, यदि किसी व्यक्ति का अभियोजन दहेज लेने या दहेज लेने के लिए उत्प्रेरित करने या दहेज की मांग करने के लिए किया गया है तो सबूत पर किस पर होगा? तो राइट आंसर बनेगा अभियुक्ता पर, अर्थात जो अभियुक्ता ये काम कर रहा है उसके ऊपर जो है ये सबूत प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात उसे ही आरोपी माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध माना गया है? तो ये जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत जो है अपराध माना गया है। ठीक है दोस्तों, और दहेज को इस अधिनियम की धारा 2 में जो है परिभाषित किया गया है, साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब दोस्तों यहाँ से आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो ये आपका यूपीएसआई 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो कह रहा है जीवी के राव, तो जीवी के राव का संबंध जो है 1985 से हो जाएगा, तो यानी कि पहले का चौथे से। अगला है अशोक मेहता, तो इन्होंने जो है द्विस्तरीय जो है पंचायत व्यवस्था की थी, कब? 1978 में, तो दूसरे का तीसरे से। अगला है LM सिंघवी, तो इनका जो है संबंध 1986 से हो जाएगा। और लास्ट है बलवंत राय मेहता, ये त्रिस्तरीय जो है पंचायत व्यवस्था के लिए गठित की गई थी, तो ये जो है 1957 से हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है जिस समिति ने लोकतांत्रिक विभेदीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो उसका सभापति जो है बलवंत राय मेहता साहब थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सी एक ऐसी समिति है जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा PVN राव समिति, यही जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है निम्न में से पंचायती राज की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए दोस्तों पंचायती राज की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता होगा, कल की क्लास में भी हमने बताया था कि नागौर जिले से जो है इसका, राजस्थान के नागौर जिले से इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था को नागौर जिले के जो है राजस्थान के नागौर जिले से, और बाद में जो है इसे आंध्र प्रदेश राज्य ने भी अपना लिया था। ठीक है, कुछ समय बाद। तो पहले आपका राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो बता दें अशोक मेहता समिति के द्वारा जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की गई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे बलवंत राय मेहता समिति का पूछे तो उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं रखती है? तो बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सी ऐसी समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से जो है संबंध नहीं रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, यही जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। और बाकी आपकी सादिक अली समिति ये दोस्तों 2 बार रिपीट हो गया है टाइपिंग से, एवं M सिंघवी समिति, ये जो है सभी की सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की अनुशंसा की गई है? इंपॉर्टेंट है, 2011 और 2021 दोनों में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और यूपी पुलिस में भी आ चुका है। तो बताइए दोस्तों हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों के बनाने की अनुशंसा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में जो है इसकी अनुशंसा की गई है। 3 भागों में जो है पंचायती राज व्यवस्था को बनाने की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम है। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो है आपकी
LM सिंघवी समिति ने जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए अनुशंसा की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो बताइए दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली के त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आते हैं। तो इसमें जो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, ये तीनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से निम्न में से खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो बताइए दोस्तों, इसमें जो है अधिसूचना की कौन जारी करता है। तो इसकी जो है खंड और जिला पंचायतों की सीमा परिवर्तन की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो बताइए दोस्तों, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। तो इसका जो है चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा और यह 5 सालों के लिए इसके सदस्य का कार्यकाल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठित होती है। तो बताइए दोस्तों, यह किसके द्वारा गठित होती है, किस स्तर पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खंड स्तर पर जो है यह गठित होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो बताइए दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर कौन सी पंचायत समिति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण। यही जो है पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई भी जिला पंचायत का सदस्य निलंबित कर दिया जाता है या किसी कारणवश हो जाता है तो क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर किसी भी जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाता है तो जो है उसके सदस्यगण स्थापन अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, तो साथ में याद रखिएगा किसका निर्वाचन करते हैं, किसी भी जो है अध्यक्ष का निर्वाचन वो तुरंत जो है करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से पंचायतों के लिए करार जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो बताइए दोस्तों, इसका जो है निर्देशन और नियंत्रण किसके जो है द्वारा किया जाता है या किसके अधीन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग में जो है ये निहित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का जो है संचालन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। तो बताइए दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिए हैं। तो बताइए दोस्तों, किस वर्ष से जो है किसी भी पंचायत का चुनाव लड़ा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष की उम्र जो है पूर्ण कर लिया है तो वह जो है किसी भी पंचायत से चुनाव लड़ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, निम्न में से कौन पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो बताइए दोस्तों, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा जो है इसका नियुक्त किया जाता है।
क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो बताइए दोस्तों, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के लिए राजस्व का बंटवारा कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के वित्त आयोग द्वारा इसका बंटवारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, कल की क्लास में भी हमने बताया कि नगर पंचायतों से संबंधित भाग कौन सा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 के ए में जो है नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो बताइए दोस्तों, कौन से शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा जो है कौन से संशोधन के तहत दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताइए दोस्तों, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बता दें, मेयर का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है, आप सभी को पता होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्न में से कौन सक्षम है। तो बताइए दोस्तों, किसी भी नगर पालिका के सीमा क्षेत्र का अधिसूचन करने के लिए कौन जो है उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है सक्षम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 50 क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसकी क्लास 28 को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।